दोस्तों, हम सबके लिए पूरे हिंदुस्तान की राजनीति को चलाने के तौर तरीके के हिसाब से देखें तो, दिल्ली की जनता के हिसाब से देखें तो आज हम सब के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। ऐसा लग रहा है कि जैसे एक बहुत बड़ा सपना सच हो रहा है आज, क्योंकि हम बार बार कहते रहे हैं कि हम, और ये बात हमने जब राजनीतिक पार्टी बनाई थी उस दिन भी कही थी कि हम राजनीति करने नहीं, राजनीति को बदलने आए हैं। और आज राजनीति को बदलने की एक बहुत बड़ी शुरुआत पटपड़गंज विधानसभा के वेस्ट विनोद नगर के ई ब्लॉक से हो रही है। और इस बदली हुई राजनीति के नींव की पहली ईंट के रूप में यहाँ पटपड़गंज विधानसभा के लोग इकट्ठा हैं, दिल्ली के कई हिस्सों से लोग हमारे साथ आए हैं, वो इकट्ठा हैं, दिल्ली सरकार के तमाम वरिष्ठ अधिकारी यहाँ इकट्ठा हैं। ये सपना क्या है जो आज सच हो रहा है? क्यों मैं कह रहा हूं कि इतनी बड़ी बात है? मैं आपको एक अपनी छोटी सी घटना बताता हूं। जब मैं पत्रकार था, एक चैनल में काम करता था, तो एक अमेरिका से जर्नलिस्ट आई। वो इंडिया की डेमोक्रेसी पे स्टडी कर रही थी। इंडिया में कैसा लोकतंत्र है, उसके यहाँ कैसा लोकतंत्र है। उसने कई महीने जब यहाँ काम किया तो जब वो वापस जा रही थी तो मैंने उससे पूछा कि बताओ क्या अंतर है आपकी डेमोक्रेसी में और हमारी डेमोक्रेसी में, एक लाइन में बताना। तो उसने कहा कि आपके यहाँ आम आदमी की औकात नहीं है और मेरे देश में आम आदमी की काफ़ी औकात है। तो मैंने कहा ये तो बकवास है। ये उसने कहा कि अमेरिका की डेमोक्रेसी में आम आदमी की औकात है और हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी में आम आदमी की कोई औकात नहीं है। मैंने कहा ये बात हजम नहीं हुई, ठीक से समझाओ। बोला आपने एक लाइन में कहा था, एक लाइन में बोल दी। मैं थोड़ा समझाओ, ये तो बहुत फिलोसफिकल हो गया। तो उसने कहा कि देखो, आपके देश में, आपकी डेमोक्रेसी में, उसने पहले अपना बताया मुझे। उसने कहा कि हमारे यहां पे अगर कोई सड़क पे फुटपाथ भी बनाता है, कोई सड़क पे स्पीड ब्रेकर भी बनाता है, तो 10 घर इधर और 10 घर इधर पूछता है और उसके बाद कहता है स्पीड ब्रेकर बनने वाला है, आप लोग सहमत हैं तो स्पीड ब्रेकर बना देते हैं। लेकिन हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी में अगर कोई बड़ी बात नहीं है, जो उसके शब्दों में मैं बता रहा हूं, उसने कहा कि मेरे देश में किसी के घर के सामने अगर कोई स्पीड ब्रेकर भी बनाता है, फुटपाथ भी बनाता है, तो 100 घर इधर 50 घर इधर पूछ के बनाता है कि भाई यहाँ स्पीड ब्रेकर बनाना है, बना दें, सरकार की ऐसी योजना है। लेकिन हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी में आदमी शाम को घर में अपने सोएगा और यह संभव है कि सुबह को उसको पर्ची मिले घर के नीचे, दरवाजे के नीचे से, कि सरकार ने तय किया है कि आपका दरवाजा बाहर से बंद कर दिया जाए, आप पिछले दरवाजे से कोई नया दरवाजा बना लें अपने घर से निकलने के लिए। यह उसने मुझे तुलना करके बताई। उसकी अपनी अंडरस्टैंडिंग थी, मैं सहमत हो सकता हूं, असहमत हो सकता हूं उससे। लेकिन देश में जो कुछ होते हुए देखते हैं उसमें वो बात सच साबित होती है। कहीं बंद कमरों में, किसी राजधानी में बैठे हुए, किसी बड़े सरकारी दफ्तर में बैठे हुए कुछ बड़े लोग, जिसमें कुछ चंद बड़े अफसर और बड़े नेता शामिल होते हैं, दिल्ली की जनता के बारे में, देश की जनता के बारे में बड़े बड़े फैसले ले लेते हैं और लोगों को पता नहीं चलता हमारे बारे में क्या फैसला लिया गया। लोगों से कभी पूछा नहीं जाता कि हमारे को क्या चाहिए। ऐसे ढेरों उदाहरण हैं। इसी पीड़ा को समझते हुए एक बार मैं मध्य प्रदेश गया। मध्य प्रदेश में एक गांव में हम बैठे हुए थे। वहां पर गांव पंचायत की मीटिंग हो रही थी। जैसे आज पंचायत हमारी बैठक कर रही है ना, ऐसे पंचायत की मीटिंग हो रही थी। और उस मीटिंग में कोई प्रोजेक्ट आया, उस प्रोजेक्ट पे चर्चा हुई और लोग हंस पड़े। मैंने कहा भाई क्यों, क्या हंसे? थोड़ा लोकल डायलेक्ट बोल रहे थे वो। मैंने कहा क्या हुआ, हंस क्यों रहे हो? बोले जी दिल्ली में बैठे हुए कुछ सरकारी अफसरों ने हमारे लिए, गाँव के लिए प्रोजेक्ट भेजा है जिसमें लिखा हुआ है कि 4 लाख रुपए का था, कि 4 लाख रुपए हम देंगे आपको दिल्ली केंद्र की सरकार से, और आपको वहां पे पानी इकट्ठा करने का, बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए तालाब बनाना है। मैंने कहा अच्छी बात है, हंसे क्यों? बोले जी हंसने की बात यह है कि हमारे गांव में तो हमेशा बाढ़ आई रहती है, हमें तो गांव से पानी बाहर निकालने के लिए पैसा चाहिए। पर दिल्ली में बैठे हुए किसी अफसर को किसी दिन सपना आया होगा, उसको लगा होगा कि देश के गांवों को 4-4 लाख रुपए दिए जाने चाहिए, दे दिए। उसने ये भी नहीं सोचा कि जिस गांव में बाढ़ आती है वहां नाला बनाने के लिए पैसा चाहिए, वहां तालाब बनाने के लिए पैसा नहीं चाहिए। तो ऐसा होता है, रोजाना होता है, हमेशा होता रहता है। दिल्ली में क्योंकि हम लोग बहुत व्यस्त रहते हैं अपनी सरकार, अपनी नौकरियों में, अपनी दुकान चलाने में, अपना व्यापार चलाने में, अपनी ज़िंदगी में,
बहुत आपाधापी की ज़िंदगी है, बहुत बार ध्यान नहीं जाता। छोटे कस्बों से हम लोग आए हुए हैं, वहाँ देखते हैं, ऐसा रोज़ाना झेलते रहते हैं। जब हम चुनाव लड़ रहे थे तो अक्सर मैं बातें कहा करता था, एक घटना आपको सुनाता था कि हमारे यहाँ जो घटनाएं मैंने बताई ऐसा तो होता ही है, लेकिन पूरी की पूरी राजनीति को किस तरह से हमने एक अलग रूप दे रखा है, उसकी मैंने एक वानगी आप लोगों के सामने चुनावी बातचीत में दी थी। मेरा मन है कि उसको थोड़ा सा रिपीट कर दूं यहाँ पे। आपको याद है, मैं पत्रकार था, जी न्यूज़ में एक चैनल में काम करता था। पहली तनख्वाह मिली तो मोटरसाइकिल खरीदी, और मेरा कस्बा यहाँ से 50 किलोमीटर दूर पिलखुआ। जब मैं वो मोटरसाइकिल लेके पिलखुआ जाता था तो पहले सैटरडे को शर्मा साहब उसमें पंचर हो गया। अब जब पंचर हुआ तो थोड़ी दूर पे मुझे पंचर वाले की दुकान मिल गई। मैं खुश हुआ, भगवान बड़ा मेहरबान है साहब, जहाँ पे पंचर हुआ 4 कदम दूर पंचर वाले की दुकान है। अगले सैटरडे को छुट्टी हुई, मैं फिर से पिलखुआ गया, फिर से बाइक पंचर हो गई, फिर से थोड़ी दूर बाद पंचर वाला मिल गया। मुझे लगा बहुत बढ़िया भाई, मैं कुछ अच्छे कर्म किए होंगे पिछले जन्म में। जब बाइक पंचर, जो लोग बाइक चलाते हैं बाइक के पंचर होने का दर्द जानते हैं, स्कूटर वालों को समझ में नहीं आएगी ये बात, नहीं? तो मुझे लगा बाइक खरीदी है मैंने, अपनी मेहनत की कमाई से खरीदी है, तो बड़ा मेहरबान है भगवान, कोई गलत काम नहीं किया ज़िंदगी में, शायद इसलिए मेहरबान है। जब भी पंचर होती है मिल जाता है पंचर वाला। 2-3 बार बाद जब ऐसा हुआ फिर मेरे को समझ में आया कि ये भगवान मेहरबान नहीं है, वो पंचर वाला मेहरबान है। वो पंचर वाला क्या करता था, हाईवे पे कीलें बिखेर देता था। हमारे जैसे लोगों की बाइक पंचर होती थी, हमारे जैसे लोगों की बाइक पंचर होती थी तो उसकी दुकान चलती थी, फिर वो वहाँ दुकान सजा के बैठ जाता था। ये धंधा बना रखा है, ऐसा आप लोगों ने भी कभी कभी झेला होगा। लेकिन मैं इसके सहारे एक बड़ी बात आपके सामने रखना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान की राजनीति को हम लोगों ने पंचर की दुकान बना के रखा हुआ है। हम लोगों की ज़िंदगी में बहुत सजा सहेज के कीलें बखेरते हैं, कीलें फैलाते हैं लोगों की ज़िंदगी में, और उसके बाद दुकान सजा के बैठ जाते हैं। आइए नेताजी की दुकान में आपका स्वागत है, आइए राजनीति की दुकान में आपका स्वागत है, आइए समाज सेवक की दुकान में आपका स्वागत है, आइए आपकी जिंदगी में पंचर हो गया, आपके बच्चे का एडमिशन नहीं हो रहा, पंचर हो गया, आइए हमारे यहाँ, आइए हमारे यहाँ पंचर लग जाएगा, हम आपके बच्चे का एडमिशन करा देंगे। आपके पिताजी बीमार हो गए, डेंगू हो गया, उनको बिस्तर नहीं मिल रहा अस्पताल में, चिंता की बात नहीं है, हमारी पंचर की दुकान में आइए, हम पंचर लगा देंगे आपकी ज़िंदगी में। हमने पूरी हिंदुस्तान की राजनीति को, हिंदुस्तान में सरकार चलाने के तौर तरीकों को पंचर की दुकान बना के रखा हुआ है। इस पंचर की दुकान को बंद करने आए हैं साथियों। हमारी जीत इसमें नहीं है कि हम अपनी दुकान में आने वाले हर आदमी की साइकिल का पंचर ठीक कर दें। हमारी जीत इसमें है कि ये जो कीलें बिखेर रखी हैं लोगों ने हमारी ज़िंदगी में, राजनीति वालों ने, बहुत सारे लोगों ने, उनको साफ कर दें। हम इसीलिए झाड़ू उठाइए, इसीलिए झाड़ू उठा के चलें। तो आज का दिन कम से कम मेरे लिए बहुत बड़े सपने जैसा है। मैंने इसीलिए कहा कि वो पीड़ा कब से चली आ रही है, जर्नलिज्म के ज़माने से, जब मैं बाइक चलाता था तब के ज़माने से, और बहुत सारे उदाहरण लगातार हमने देखे। मैं पढ़ता रहा हूँ, थोड़ा बहुत देखता रहा हूँ दुनिया में क्या हो रहा है। आप में से भी बहुत सारे लोगों से चर्चा होती रही है, जानते हैं आप लोग, दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं और जिनको हम तरक्की पसंद, हम तरक्कीशुदा देश कहते हैं, उनका सिस्टम उठा के देखें तो वो जो न्यूयॉर्क की जर्नलिस्ट कहती थी मुझसे, उसकी बात शब्द से सही साबित होती हुई दिखती है। लगता है कि दुनिया के जिन देशों को हम तरक्कीशुदा देश कहते हैं, हम जिनकी तरक्की से के सहारे सोच के कहते हैं कि हम अपनी दिल्ली को फलाने मुल्क जैसा बनाना चाहते हैं, हम फलाने शहर जैसा बनाना चाहते हैं, अरे वहाँ के सिस्टम ऑफ गवर्नेंस को देखिए, वहाँ के सिस्टम ऑफ गवर्नेंस को बना दीजिए। लोग अपने आप मेहनत करके अपने आप इस दिल्ली को शंघाई बना देंगे, सिंगापुर बना देंगे। गवर्नेंस को ठीक करने की ज़रूरत है। गवर्नेंस में क्या है, वहाँ पे कोई भी बात होती है लोगों से पूछा जाता है बहुत जगह। मैं दक्षिण अफ्रीका के शहर केप टाउन में गया, जिस घर में मैं रुका हुआ था उस घर की मालकिन मुझे बता रही थी कि मेरे शहर में एक छोटी सी ज़मीन है, उसके मोहल्ले में कहीं थी, वो छोटी सी ज़मीन वहाँ की सरकार किसी बड़े व्यापारी को देने का मन बना रही है, ऐसा उसने मुझे स्टोरी बताई। लेकिन साथ साथ उस महिला का कॉन्फिडेंस देखिए अपने सिस्टम के प्रति। उसने कहा, मनीष जी, उसने अंग्रेजी में बोला कि गवर्नमेंट इज डूइंग दिस बट आई वॉन्ट लेट इट हैपन। नेक्स्ट वेंसडे मीटिंग आई विल गो टू टाउन हॉल मीटिंग एंड आई विल गेट इट स्टॉप्ड। अगले बुधवार को मैं जाके वहाँ रुकवा दूंगी उसको। कोई ज़मीन किसी सरकार का विभाग किसी बड़े व्यापारी को बेईमानी के तहत या अपने मानसिकता के तहत दे रहा है, और कहीं किसी कोने में बैठी एक महिला कह रही है कि मैं ये होने नहीं दूंगी, बुधवार को मीटिंग में जाऊंगी और बंद करा दूंगी, उसको होने नहीं दूंगी। ये कॉन्फिडेंस क्या हमारे शहर में लोगों में आ सकता है? आज हम उसकी शुरुआत कर रहे हैं। आज सुबह ई ब्लॉक के लोगों ने सोचा तो ज़रूर होगा
कि ई ब्लॉक में जो कुछ हो रहा है, ई ब्लॉक वेस्ट विनोदनगर में जो कुछ हो रहा है, आज हम अपनी बैठक में जाएंगे और इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। आज हम बताएंगे कि ये सड़क कैसे टूटी हुई है। आज ई ब्लॉक के लोगों ने सोचा होगा, और नहीं सोचा होगा तो मैं बताता हूं कि ये मीटिंग इसीलिए है कि आप अपने घर में बैठ के सोच सकें कि हमारे मोहल्ले में, हमारी गली में जो काम में बेईमानी हो रही है या लापरवाही हो रही है, इसको मैं होने नहीं दूंगा। मैं मीटिंग में जाऊंगा और वहां आदेश पारित करूंगा कि इसको नहीं होने दिया जाए। यहां लाना चाहते हैं इस डेमोक्रेसी को, और आएगा। उसकी आज से शुरुआत हो रही है। दुनिया में जो कुछ अच्छा हो रहा है उससे हमें सीखना है। मैं कॉपी पेस्ट के हमेशा खिलाफ रहा हूं। दुनिया में कहीं कुछ अच्छा हो रहा है, अमेरिका में कुछ अच्छा हो रहा है, यूरोप में कुछ अच्छा हो रहा है, जापान में कुछ अच्छा हो रहा है, उससे सीखना है, उसको कॉपी पेस्ट नहीं करना है। हमने कॉपी पेस्ट कर करके बहुत दुख दिया है लोगों को। कॉपी पेस्ट नहीं करना है, सिंपल कॉपी करके यहाँ लागू नहीं करना है। हमें दिल्ली के हिसाब से, दिल्ली के मामलों में समझ के करना है। इसीलिए हम पहला प्रयोग यहाँ पे कर रहे हैं, ये बजट बनाने का, और इससे सीखेंगे। आज का बजट, आज का पहला प्रयोग तो मुझे लगता है हम सबके लिए, अधिकारियों के लिए सीखने का दिन है। आज से हम सीखेंगे और अगले हफ्ते से इसको लागू करेंगे कि दिल्ली की 11 विधानसभाओं में कैसे इसको लागू किया जाए। इंडिया में मैं आपको बात करूं, मैंने कहा, क्योंकि पत्रकारों के साथ प्रॉब्लम यह है कि ये कॉपी पेस्ट बहुत करते हैं। ये बोलेंगे मनीष सिसोदिया ने कहा हम अमेरिका का मॉडल लागू करेंगे। तो मैं आपकी सूचना के लिए और पत्रकारों को सही करने के लिए बता दूं कि हिंदुस्तान में भी ऐसे ढेरों एग्जाम्पल भरे पड़े हैं। आप कभी गूगल करके देखिए, एक वीडियो बनाया था मैंने हिवरे बाजार गांव पे। हिवरे बाजार गांव में यही होता था जो हम आज कर रहे हैं। उस गांव के सरपंच ने गांव की पंचायत में आने वाले बजट के बारे में एक ही ऐलान किया कि भैया देखो इतना पैसा आता है, गांव के लोग मिल बैठ के तय कर लेंगे पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है। आज वो गांव ऐसा लगता है जैसे किसी फिल्म के सेट जैसा खूबसूरत गांव होता है, ऐसा सुंदर गांव हो गया है वो। क्यों? क्योंकि वो मोहल्लों में लोगों के बीच में बैठ के सरपंच फैसले लेता था। वहां से हो गया। बहुत सारे गांव के उदाहरण पड़े, शहरों के अलग अलग कोनों के उदाहरण पड़े, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये कोनों में और गांव में पड़े हुए हैं। इनको अगर हमको देश भर में लागू करना है तो मैं ऐसा सपना देखता था कि क्या कभी कोई सरकार ऐसी आएगी जो इसको लागू कर सकेगी, जो अपनी विल पावर के साथ इसको लागू कर सकेगी। राजनीति में आने के पहले हमने और अरविंद भाई ने बहुत सत्ता के दरवाजे खटखटाए, बहुत सारे सचिवों के पास गए, कई राज्यों में वहाँ के नगर विकास सचिवों के पास गए, वहाँ के नगर विकास मंत्रियों के पास गए, वहाँ के मुख्यमंत्रियों के पास गए। हमने कहा कि देखो ये जो आप ढोल बजा रहे हो लोगों की समस्याएं दूर करने के, लोगों की समस्याएं दूर करनी है तो लोगों के साथ बैठना सीखो, लोगों के साथ बैठ के चर्चा करना शुरू करो, वहां से समस्याओं का समाधान निकलेगा। लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था। इसलिए शायद प्रकृति ने कुछ ऐसा चक्र चला कि हम लोग कभी सोचते नहीं थे कि राजनीति में आएंगे, सरकार में आएंगे, और राजनीति में भी आए, सरकार में भी आए, सरकार में मंत्री भी बने, और आज आके हम इस व्यवस्था को उस तरफ ले जाने की एक शुरुआत कर रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ से ये ऐसी राजनीति के बदलने का, देश के सिस्टम को चलाने का एक ऐसा सबक हम लोग लेके निकलेंगे कि आने वाले समय में हर हिंदुस्तानी होने पे फख्र कर सकेगा, हिंदुस्तानी होने का कॉन्फिडेंस महसूस कर सकेगा कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, अपने देश के लिए, अपने शहर के लिए, अपने सिस्टम के लिए मेरी कोई औकात है। ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ कि इसकी शुरुआत हो रही है। ये मोहल्ला सभा, ये शब्द है, मोहल्ला सभा कह लीजिए, लोकल सभा कह लीजिए, एरिया की सभा कह लीजिए, हम हैं, हम लोग हैं, हम आपस में बैठ के चर्चा करना चाहते हैं। इसके प्रयोग हमने दिल्ली में भी कुछ किए थे। दो छोटी बातें मैं इसकी बताना चाहता हूं ताकि आज के बारे में लोगों को आइडिया लग सके। पहले हमने, अरविंद भाई ने कुछ प्रयोग दिल्ली में किए थे। कपिल भाई बैठे हैं यहाँ पे, कपिल की माता जी पार्षद रही हैं, उनके पार्षद जो क्षेत्र होता है, कॉन्स्टिट्यूंसी होती है, उसमें किए थे, और एक त्रिलोकपुरी में किए थे, और बहुत सफल रहे। लोग अक्सर कहते हैं आप जनता के बीच में फैसला लेने की बात करते हो, जनता कैसे फैसला लेगी, जनता तो लड़ेगी आपस में। मुझे लगता है जब जब जनता के बीच फैसला लिया जाता है तब तब ईमानदारी से लिया जाता है। बंद कमरे में लिए गए फैसलों में बेईमानी की गुंजाइश ज़्यादा होती है, बंद कमरों में लिए जाने फैसलों में दलाली की गुंजाइश ज़्यादा होती है। जनता के बीच में जब जब लिए जाते हैं, मैं दो उदाहरण देता हूँ छोटे छोटे, दिल्ली से उठाए हुए। मैंने यूरोप की बात की, अमेरिका की बात की, मैंने महाराष्ट्र के गाँव की बात की, मैं दिल्ली की बात करना चाहता हूँ आपसे। दिल्ली में हमने मोहल्ला सभाएं कराई, थोड़ा सा उसमें एक्टिव रहे। एक मोहल्ला सभा में एक व्यक्ति आया, उसने, मोहल्ला सभा माने मोहल्ले की मीटिंग में आदमी आया, उसने कहा देखो जी मेरे मोहल्ले में शराब का ठेका खुलना चाहिए। मोहल्ले के लोग बैठे हुए थे, वोटर बैठे हुए थे उस इलाके के, सारे बोले शराब का ठेका हमारे मोहल्ले में बिल्कुल नहीं। हो सकता है वहां बैठे हुए लोगों में से बहुत सारे लोग शराब पीते होंगे, लेकिन उसके बावजूद कोई नहीं चाहता कि मेरे मोहल्ले में शराब का ठेका खुले। अगर वो फैसला बंद कमरे में होने वाला होता तो शराब के ठेके वाला, खोलने वाला व्यक्ति और अफसर और नेता
मिलके कुछ ट्रायंगल बनाते, पैसे का लेना देना करते और ठेका खुल जाता। लेकिन जनता में फैसला हुआ, शराब पीने वाले लोग बैठे हुए होंगे, लेकिन उसके बाद मोहल्ले के लोगों ने वो फैसला गिरा दिया, बोले नहीं हमारे मोहल्ले में शराब का ठेका नहीं खुलेगा जी, कहीं और खोल। ऐसा होता है। एक और मोहल्ले में मैं इन्हीं के साथ वहाँ पे चलाऊं या बैठूं, मैं इको में जाऊंगा, पेंशन बाइक लेके का फैसला होना था कि वृद्धावस्था पेंशन गरीबों को दी जाने वाली पेंशन कितने को दी जाए। कपिल भाई ने, माता जी ने बताया कि देखो गरीबों को दी जाने वाली पेंशन ऐसे लोगों को दी जाती है जो इतने गरीब होते हैं, इतने गरीब हैं। अब आप बताओ आपके और हमारे पास 50 पेंशन हम दे सकते हैं मोहल्ले में, उन्होंने ये कहा। हाँ तो फिर पढ़ दी। लेकिन आप बताओ आपके बीच में से जितना गरीब कौन है जिसको ये पेंशन मिलनी चाहिए? वहाँ मैं यकीन मानिए कुल मिला के 6 लोगों ने कहा कि जी ये गरीब है, इसको पेंशन दे दो। जो आपने गरीब की परिभाषा बताई उसके हिसाब से ये 6 लोग गरीब हैं, इनको पेंशन दे दो और हम में से ऐसा गरीब कोई नहीं। उसने कहा 50 पेंशन थी, सिर्फ 6 का आप ज्यादा ले लो। तो गांव के लोगों ने बैठ के, मोहल्ले के लोगों ने बैठ के सोचा, बोले अच्छा 4 लोग और हैं जो यहाँ आए नहीं आज, लेकिन वो भी बहुत गरीब हैं, ऐसे वाले गरीब हैं जैसे ये, उनके लिए भी पेंशन सेंक्शन कर दो। गांव के लोगों ने पेंशन सेंक्शन की, मोहल्ले के लोगों ने, और सबसे गरीब लोगों के लिए पेंशन बनाई। यही काम अगर बंद कमरे में हो रहा होता तो नेताजी के रिश्तेदार, नेताजी के सबसे प्यारे वॉलंटियर्स आके कहते मैडम देखो आप चुनाव में बड़ी मेहनत की है हमने, हमारे कहने पे इनको पेंशन दे दो। हम कहते साहब इनकी तो दुकान है, इनके घर में तो गाड़ी है, इनको कैसे पेंशन दे दें? देखो बोलो पिछले मेहनत की थी हमने, हमारे कहने पे एक पेंशन नहीं दे सकते तो क्या? ये सारी चीजें और रिश्तेदारी खाना, फिर पैसे देना, कमीशन खाना, ये सब चलता है। लेकिन जनता के बीच जब फैसला होता है तो वहां कोई गुंजाइश नहीं होती इस तरह की बेईमानी की। इसलिए हमने कहा कि जनता के बीच फैसला होना चाहिए। तो आज इसकी शुरुआत हम दिल्ली सरकार में आने के बाद से कर रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण दिन है। मुझे उम्मीद है कि यहाँ से हम ऐसी धाराएं लेके चलेंगे, ऐसी सीख लेके चलेंगे। मैं थोड़ा सा पटपड़गंज के बारे में बता दूं। पूरी पटपड़गंज विधानसभा को हमने 35 एरियाज में डिवाइड किया है। 35 एरियाज की 35 मीटिंग्स होंगी। आज की मीटिंग जो लोग विजिटर के रूप में आए हैं, जो लोग बाहर से आए हैं, उनकी बात अलग है। आज की मीटिंग मुख्य रूप से ई ब्लॉक के वोटर्स के लिए है। ई ब्लॉक के 6-7 हज़ार वोटर्स के बीच में से 1200-1300 परिवार के बीच में से आज विशेष रूप से लोगों को बुलाया गया था। बाकी लोगों को तो ये कहा गया था अगर आप देखना चाहते हैं कि मोहल्ले के लोग कैसे फैसला लेते हैं तो मुख्य रूप से आज की मीटिंग ई ब्लॉक के लिए है। 35 ऐसी मीटिंग्स आज के बाद, आज ही 2 मीटिंग इसके बाद और होनी है। मयूर विहार फेज 2 की एक मोहल्ले की मीटिंग होनी है, एक एरिया की, और एक 220 वार्ड में जवाहर मोहल्ले और उसके आसपास के बिस्मिल कैंप वगैरह की मीटिंग होनी है। तो इस तरह से 3 मीटिंग आज होंगी। इसके बाद 32 मीटिंग्स आने वाले सैटरडे संडेज को होंगी और जिसको डीएम साहब ने तैयारी कर ली है। हमारे अलावा पटपड़गंज के अलावा दिल्ली की 10 और विधानसभा में, जिसके विधायक साथी हमारे यहाँ बैठे हैं, पीछे डीएम्स बैठे हुए हैं, वहाँ के 10 और विधानसभाओं में ये बैठकें होनी हैं। इसी तरह से उनके विधानसभाओं को 50 एरियाज में, 40 एरियाज में बांट के वहाँ एक एक एरिया के वोटर्स की मीटिंग, जनता की नहीं, जनता चारों तरफ से इकट्ठे होकर आ जाए, किसी को कुछ नहीं पता, एक दूसरे को जानते नहीं, वैसी मीटिंग नहीं। एक मोहल्ले के लोग एक दूसरे को जानते हैं, ई ब्लॉक के लोग एक दूसरे को जानते हैं। यहाँ ई ब्लॉक के लोग बैठ के फैसला करेंगे कि ई ब्लॉक में क्या होना चाहिए। आज हम जब आपके सामने बात रखेंगे, आपको कुछ पर्चियाँ दी हुई हैं। ई ब्लॉक के लोगों से रिक्वेस्ट है, क्योंकि बीच में अरेंजमेंट किया था थोड़ा अलग रहने का, लेकिन मैं देख रहा हूँ कुछ हमारे वॉलंटियर्स भी बीच में आ गए हैं, कुछ पत्रकार भी बीच में बैठे हुए हैं, ई ब्लॉक के लोगों के बीच में बैठे हुए हैं। तो वॉलंटियर्स से और पत्रकारों से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि जब ई ब्लॉक के लोगों के ऊपर डिसीजन लेने के बारे में आए तो आप लोग शांत रहें, आप लोग उसमें पार्टिसिपेट ना करें, सिर्फ देखें। ई ब्लॉक के लोगों को फैसला लेने दें। आज का फैसला ई ब्लॉक के लोगों का फैसला है। आपके मोहल्ले में जिस दिन मीटिंग होगी वहाँ फैसला होगा। जिस दिन मयूर विहार फेज 1 में होगी, चंद्र विहार में जिस दिन मीटिंग होगी, वो चंद्र विहार का फैसला करेंगे। आज ई ब्लॉक के बारे में हमें फैसला करना है। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ ई ब्लॉक के लोगों को कि देखिए साहब, ये पैसा आपका है, हम आपके हैं, आपने हमें चुन के भेजा है। ये जितने अधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं ये आपके हैं, क्योंकि इनको काम करने का पैसा आपके मेहनत के कमाई से मिलता है। तो जो कुछ भी सारा सिस्टम है, अधिकारी हैं, नेता हैं, बजट है, ये सब आपका है और आपके लिए है। आपको तय करना है कि इसमें क्या होना चाहिए। सारा का सारा दिल्ली सरकार के पास करीब हर साल ऐसे तो 40,000 करोड़ रुपए के करीब होता है, लेकिन उसमें से सैलरी और कुछ और प्रोजेक्ट निकाल दें तो करीब 16,000 करोड़ रुपए के करीब हमारे पास रहता है। ऐसा ही सर,
फाइनेंस सेक्रेटरी साहब हमारे बैठे हुए हैं, 16,000 करोड़ रुपए के करीब रहता है, जिसमें हम बैठ के इस तरह की प्लानिंग करते हैं, अलग अलग विभागों के साथ बात करते हैं, सब करते हैं। उसमें से कुछ पैसा, सारा नहीं, कुछ पैसा इस बार 10-11 विधानसभाओं के लिए खर्च किया जाएगा, ताकि वहाँ की जनता बैठ के तय कर सके। जब ये प्रयोग सफल होगा, 1 साल में हमें पूरी उम्मीद है कि इस प्रयोग के प्रति लोगों की आस्था बढ़ेगी, लोगों का भरोसा इसमें बढ़ेगा। अगली बार से, अगले साल से अगर ये सफल रहा तो अगले साल से हम सारी विधानसभाओं में इसी तरह का करेंगे। और मैं बता दूं आपको, दुनिया के देशों में बहुत सारे ऐसे मॉडल हैं जहां कानून बनाने तक में जनता फैसला लेती है। अगर 10,000 15,000 लोग अगर सिग्नेचर करके सरकार को दे दें तो सरकार को वो कानून विधानसभा में लेके आना पड़ता है, सरकार की बाध्यता है। कानूनों में लिखा हुआ है कि हम 10,000 लोग ये दे रहे हैं, सरकार को लिख के ऐसा बिल लेके आइए संसद विधानसभा में। तो धीरे धीरे लंबे समय में ऐसी कल्पना कर सकते हैं कि हमारे समय में डेमोक्रेसी किसी समय ऐसी होगी, लेकिन शुरुआत बजट बनाने से, बजट के एक हिस्से को तैयार करने से कि ई ब्लॉक के लोगों को क्या चाहिए। ई ब्लॉक के लोगों की तो आप लोगों को पर्चियां दी गई हैं, ई ब्लॉक के लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो अपनी पर्चियां भर भर के यहाँ दे दें, और उसको लेके हम एक बार देख लेंगे उसमें से कौन सी आपकी शिकायत है और कौन सी आपकी डिमांड है। शिकायत और डिमांड में बता दूं, शिकायत अलग अलग तरीके की हो सकती हैं। डिमांड यह है कि हमारे मोहल्ले में पैसे से ये किया जाना चाहिए। शिकायत तो ये भी हो सकती है कि मैं फलाने दफ्तर में जाता हूँ, वहाँ मेरी सुनी नहीं जा रही। तो आप जो लिख के देना चाहते हैं दीजिए, उस पर शिकायतों पे कार्रवाई अलग से करेंगे। प्रोजेक्ट जो डिमांड करेंगे उस पर अलग से यहाँ पे आपके साथ चर्चा करेंगे बैठ के, ये हमने तय किया है। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि मैं खासतौर से दिल्ली सरकार के सब लोगों को, अरविंद जी को, कि उन्होंने मैं पटपड़गंज के वोटर्स की तरफ से कह सकता हूँ कि मैं अरविंद जी को बधाई दे रहा हूँ, धन्यवाद कर रहा हूँ कि उन्होंने पटपड़गंज विधानसभा को ये मौका दिया कि हम इस पार्टिसिपेटरी बजटिंग के प्रयोग में हम पटपड़गंज को शामिल कर सकें, और साथ साथ ई ब्लॉक वेस्ट विनोद नगर को ये मौका मिला कि देश का पहला पार्टिसिपेटरी बजटिंग का प्रयोग ई ब्लॉक वेस्ट विनोद नगर से शुरू हो। तो इसके लिए अरविंद जी को और तमाम अधिकारियों को, तमाम यहाँ जो टीम आई है, पूरी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद एक विधायक के रूप में, और बाकी आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई।